गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन इस सीरीज का 5वां सेशन है। पहले की तरह ही आज टॉप 20 एमसीक्यू देखेंगे। इसमें 10 एमसीक्यू हम अटेम्प्ट करेंगे, 5 एमसीक्यू आपके लिए होमवर्क होगा, 5 एमसीक्यू इसी में से कंक्लूड करके निकालेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आजकल किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कोई भी होगा उसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, जिससे इसके इर्द गिर्द बनने वाले उस क्वेश्चन के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का है। पढ़िए इस क्वेश्चन को। अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है। इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है? बताइए। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए पहले से कोई इमारत बनी हुई है ना। अब अम्लीय वर्षा में क्या होता है? अम्लीय वर्षा में आपका सल्फर डाइऑक्साइड है ना, और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, यही सब गिरता है ना। अब इससे होता क्या है, ये मान लीजिए कोई कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई इमारत है पहले से बनी हुई, ठीक है। अब इसमें क्या है, कैल्शियम के कुछ तो पार्ट यूज़ हुए होंगे, यानी कि पत्थर का कुछ तो बना होगा, ठीक है। मान लीजिए कैल्शियम का कुछ हिस्सा इसमें यूज हुआ है। तो यही पूछ रहा है कि अगर उनका क्या होता है, नुकसान करती हैं, तो इनमें से कौन सा मतलब अंतिम प्रोडक्ट उत्पादित होगा उससे, ठीक है, इस बारिश की वजह से। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या बुझा चूना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या, जिप्सम। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, किसमें, जो अम्लीय वर्षा है इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, वो क्या करता है, इसमें जो चूना है, चूना का फार्मूला आपको पता हो, CaO होता है, ठीक है। अब इस चूने के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, जिप्सम, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, जिप्सम में, और ये अंतिम उत्पाद होता है। और ये जो ऐतिहासिक इमारत है, कोई भी इमारत मान लीजिए, या तो फिर आपका आगरा का ताजमहल हो या फिर दिल्ली का लाल किला हो, मतलब कोई भी, मतलब ठीक है, प्रभाव पड़ता है उस पर, तो अंतिम उत्पाद जिप्सम होता है। तो ये पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। आईची टारगेट किससे संबंधित है? बताइए, आईची टारगेट किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल से, नागोया प्रोटोकॉल से, जिनेवा कन्वेंशन से, वियना कन्वेंशन से। चलिए इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। अदरवाइज हम क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, जिनेवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, इसका एक अलग से सेशन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, उसमें देखेंगे। फिलहाल इतना समझिए, ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागोया प्रोटोकॉल से। ठीक है, किससे संबंधित है आईची टारगेट? नागोया प्रोटोकॉल से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आपके सामने आ गया है। पढ़िए, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? ए है 4%, बी है 5%, सी है 6%, डी है 7%। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सुरक्षित क्षेत्रों में, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक एक्सट्रीम लेवल पे ना हो, है ना, जहाँ पे मतलब ये ऐसे बहुत उबड़ खाबड़ लोकेशन ना हो, जहाँ पे क्या हो, एक मतलब प्लेन एरिया हो, और फिर वहाँ पे इजीली एग्रीकल्चर हो, मतलब वहाँ पे आसानी से खेती बाड़ी किया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आसानी से, ये नहीं कि बहुत ऐसे उबड़ खाबड़ हो या फिर ऐसे कोई डिप्रेशन हो, मतलब इस प्रकार के लोकेशन कितने हैं, कितना प्रतिशत भाग है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 5%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी पर्यावरण मंत्री, डी उपराष्ट्रपति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि पर्यावरण मंत्री तो नहीं ना, या राष्ट्रपति तो नहीं है ना। तो ये चीज़ें दिमाग में मत रखिए, सिर्फ इतना पता हो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के चेयरमैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्लार्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? वन्य जीव सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, या फिर किससे? बताइए, या खेल से? इसका सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं फिलहाल तो इसमें ये सारे ये खेल तो आप निकाल ही देते है ना। पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण पे संदेह था, लेकिन इसका सही जवाब है वन्य जीव संरक्षण। तो क्लार्क बी वेविन पुरस्कार, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लार्क बी वेविन अवार्ड किससे संबंधित है? वन्य जीव सुरक्षा से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आपको ये बताना है, ये जो दिए गए हैं मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं। सेल गैस है एक्चुअली, वो साले गैस नहीं है, इसको करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। सेल गैस है। कोयला तल मीथेन, सख्त बलुआ पत्थर, मीथेन हाइड्रेट्स। अब इसमें बताना है कि इसमें से जो प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत हैं वो कौन से हैं। नॉन कन्वेंशनल जिसको बोलते हैं हम, यानी कि रिन्यूएबल टाइप के, है ना। तो बताइए, ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 4, डी है ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, जो यहाँ पे हैं सारे के सारे सही हैं। एक्चुअली ये सेल गैस है, इसने इसको काटा है, साले गैस नहीं है वो, ठीक है। तो अपरंपरागत स्रोत में सेल गैस भी आता है, कोयला तल मीथेन जो कोयला के नीचे जो मेथेन है वो भी आता है, उसके बाद सख्त बलुआ पत्थर जो है वो भी आता है, ठीक है। सख्त बलुआ पत्थर के मतलब अगर वहाँ पे कोई फिर ऐसे गैस का है, ठीक है। मेथेन हाइड्रेट्स, ये सारे क्या हैं? अपरंपरागत स्रोत, नॉन कन्वेंशनल। मतलब ये नहीं है कि ये ऐसी ऊर्जा के स्रोत हैं या फिर ऐसे गैस के स्रोत हैं जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है। ये हाल फिलहाल के खोजे गए हैं या फिर इन पे कार्य चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आपके सामने। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिटिंग शेयरिंग तंत्र से संबंधित है? बताइए, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग से। अब इसमें बताना है कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल। इसका सही जवाब क्या है? नागोया प्रोटोकॉल। अब एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए किसी लोकेशन पे खूब ध्यान दिया गया, इस लोकेशन पे, ठीक है, देश दुनिया के लोग यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी डिस्कवर हो गई, तो ऐसा नहीं है वो केवल यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं केवल उसका प्रॉफिट उनके तक ही सीमित हो, है ना। अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे सभी लोग कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई अगर रिसोर्सेज ऐसे या तो फिर कोई जीव या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगी तो ये केवल एक पर्टिकुलर देश का नहीं होगा, ठीक है। अब ये एक्सेस बेनिफिट है या फिर यहाँ पे जो मान लीजिए क्या किया आपने, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को उठा लीजिए, ठीक है, वहाँ पे किसी देश को उठा के आपने वहाँ पे टेक्नोलॉजी दे दी, ठीक है, और वहाँ पे कार्बन पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है। और जो टेक्नोलॉजी दी गई है वो एक फ़ंड से मिली है, ठीक है, कई देशों के फंड से वो टेक्नोलॉजी दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई पर्टिकुलर देश को ही वो प्रॉफिट होगा अगर यहाँ पे जो कार्बन फुट प्रिंटिंग कम काउंट की जा रही है, ठीक है, मतलब वहाँ पे कार्बन कम प्रोड्यूस किया जाए तो उसका बेनिफिट केवल एक देश को कार्बन क्रेडिट जाएगा। कार्बन क्रेडिट हम आपको बताएंगे क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने 100 क्विंटल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी थी, है ना, आपके देश को, और उसने केवल 60 मतलब किलोग्राम उत्पादित किया, और 100 किलोग्राम का मतलब एक फिक्स रेस मतलब वो था कि इससे ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। तो आपके पास 40 किग्रा का क्या आ गया? कार्बन क्रेडिट, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर एक देश में इन्वेस्ट करके वहाँ से कोई बेनिफिट लिया जाए तो कोई पर्टिकुलर देश नहीं लेगा अगर वो फंडेड है कई देशों से तो, या फिर वहाँ पे अगर ये सिग्नेटरी मेंबर हैं, अगर कोई जीव मिला किसी पर्टिकुलर रीजन में तो ऐसा नहीं है उसके ऊपर रिसर्च या फिर उसे होने वाले बेनिफिट या इन्फॉर्मेशन से किसी देश को वंचित किया जाएगा जो उसमें पार्टिसिपेटरी है, ठीक है। तो यही है एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग की बात। अभी इसमें नागोया प्रोटोकॉल शेयर किया गया था, ठीक है, सॉरी, नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये इन्फॉर्मेशन मतलब दी गई थी कि ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब देखिए 29 अक्टूबर 2010 को इसको मतलब क्या किया गया था, इस पे साइन हुआ था, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 29 अक्टूबर 2010, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बताइए, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? इसका सही जवाब है क्या? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या असम? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
जो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो बिहार में है। ठीक है। जो गंगा की डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया, जैसे गंगा में जो डॉल्फिन है उसको क्या बोलते हैं, शू शू। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बाहर निकल के शू शू ऐसे आवाज़ें निकालती रहती है, उसका नाम एक पड़ा है सूसू नाम। ठीक है। और गंगा के डॉल्फिन को ही हम क्या नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किए हैं। क्या है? भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल वो है गंगा का डॉल्फिन। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक क्या है? ए है काई, बी है धुआं, सी है ब्राउफाइटा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? काई। ठीक है। अगर काई लग रही है मतलब इन्वायरमेंट में या फिर उस लोकेशन में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो गई है। ठीक है। जो एक जैविक सूचक का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। आपसे पूछ रहा है जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल था वो किसके सुरक्षित उपयोग, हस्तांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? बताइए। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, संशोधित जीवित जीव होता है ना, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संशोधित जीवित जीव। ठीक है। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो 29 जनवरी 2000 को साइन की गई थी, 29 जनवरी, ये डेट याद रखिए, 2000। ठीक है। को क्या किया गया था? साइन किया गया था। और इसको लागू कब किया गया? 11 सितंबर। ठीक है। 11 सितंबर 2003 को। ठीक है। लागू कर दिया गया, यानी कि 29 जनवरी को इसको साइन किया गया 2000 में, और इसी को 11 सितंबर 2003 में, यानी कि 3 साल बाद, ठीक है, और सितंबर मंथ में इसको साइन कर दिया, मतलब लागू कर दिया गया। अब इसका क्या था उद्देश्य? जो इसमें क्या है, संशोधित जीवित जीव, ठीक है, उनके ऊपर जो भी रिसर्च चलता है उनका सही से उपयोग कैसे करना है, ठीक है, उन्हें कैसे हैंडल करना है, उसे एक जगह से दूसरे जगह कहाँ मतलब स्थानांतरित करना है, इन सब से रिलेटेड बात करता है। ठीक है। तो आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके फीडबैक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे ही ओरली पूछता हूँ आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इन्वायरमेंट कौन है? फादर ऑफ इन्वायरमेंट जो सब्जेक्ट है वो आपको बताना है, फादर ऑफ इन्वायरमेंट कौन है। दूसरा क्वेश्चन है कि बायोम क्या होता है? BOIME, बायोम क्या होता है? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, आप ये बताइएगा, अगर हम पर्वत पे 4000 मीटर, ठीक है, 4000 मीटर से ऊपर जाते हैं, ठीक है, यानी कि 4 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ की स्थिति में या फिर वहाँ की क्लाइमेट में क्या चेंजिंग आती है? ठीक है, यानी कि क्लाइमेट चेंजिंग में क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है। ये सारी क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक है। टेक केयर।